अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम चैप्टर नंबर 8 के लेक्चर्स कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है जो कि हमारे सिलेबस में यानी हमारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं है, पर हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन। देखें, जो हमने पिछले लेक्चर्स में जो हमने पढ़ा था वो बेसिकली ऑसिलेटरी मोशन था, वाइब्रेटरी मोशन था। तो आज हम इस ऑसिलेटरी मोशन के टाइप्स भी पढ़ेंगे। एक ऑसिलेशन को कहते हैं फ्री ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन, व्हाट इज़ फ्री ऑसिलेशन? तो हम कहते हैं ऐसी ऑसिलेशंस जिसमें ऐसा ऑसिलेटरी मोशन जिसमें एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट हो। ठीक है, यानी हम कहते हैं the oscillatory motion in which amplitude of motion remains constant without any external force. Oscillatory motion in which amplitude of motion remains constant without any external force। यानी अगर आप समझें ये सिंपल पेंडुलम है, अगर हमने एक बार इस सिंपल पेंडुलम को स्ट्रेच करके छोड़ दिया, अब ये मोशन कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ जो है ऑसिलेशन करता रहे, तो हम इस मोशन को कहते हैं फ्री ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन में क्या होता है, इसमें टोटल जो एनर्जी होती है वो हमेशा कंजर्व होती है। टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी कंजर्व का मतलब है, जैसे आपने पढ़ा था कि मीन पॉइंट पे सारी एनर्जी काइनेटिक होगी, एक्सट्रीम पॉइंट पे सारी एनर्जी पोटेंशियल होगी। इस तरीके से बीच में टोटल एनर्जी जो होगी वो सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगी, पर हमेशा इनकी टोटल एनर्जी हर पॉइंट पे सेम रहेगी। और ये तभी हो सकता है जब कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस ना हो। एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस क्या? जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस है। जैसे आप देखेंगे कि हमारे जो नेचुरली जो पेंडुलम होते हैं, जब हम उनमें ऑसिलेशंस करवाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उनका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। वो इसलिए कम होता है क्योंकि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, इसकी वजह से। और इस मोशन को कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन, व्हाट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन? तो हम कहते हैं द ऑसिलेटरी मोशन in which amplitude is continuously decreasing and finally becomes zero। अब देखें, ये ग्राफ देख लें। एक ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ, जैसे आपको पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हमेशा साइनोसाइडल वेव से दिखाया जाता है, और एक मैं ये ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो मोशन होगा ये कहलाएगा फ्री ऑसिलेशन, और ये जो मोशन है ये कहलाएगा डैम्प्ड ऑसिलेशन। अगर आप इसको देखेंगे तो कंटिन्यूअसली इसका एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज होते होते जीरो हो रहा है। सो हम कहते हैं द ऑसिलेटरी मोशन इन विच amplitude of motion is decreasing and becomes zero। तो इसको कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। कभी कभी हम आर्टिफिशियली डैम्पिंग भी करवाते हैं, कभी कभी नेचुरल भी होता है। जैसे ये आम पेंडुलम आपने देखा है जो डेली लाइफ में हमारा होता है, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन है। इसमें अगर हम एक बार पेंडुलम को स्ट्रेच करके छोड़ देंगे तो आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा और कुछ देर के बाद एम्पलीट्यूड जो है ज़ीरो हो जाएगा। इस तरीके से तीसरा हमारे पास एग्जाम्पल होता है जिसको कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन, देखें कभी कभी ये होता है कि हम इस पेंडुलम का एम्पलीट्यूड मेंटेन करते हैं। मेंटेन कैसे करते हैं? हमें पता है यहाँ पे कोई बंदा होता है
और कंटिन्यूसली इस पेंडुलम पे फोर्स लगाता रहता है। जैसे छोटे से बच्चे होते हैं, वो पेंडुलम पे बैठते हैं और फिर कोई बंदा कंटिन्यूसली उस पेंडुलम को पुश करवाता है, यानी कंटिन्यूसली उस पेंडुलम पे फोर्स लगाता है, तो इसको कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या है? दी ऑसिलेटरी मोशन, दी ऑसिलेटरी मोशन in which amplitude of motion is maintained, amplitude of motion is maintained by exerting an external force. The oscillatory motion in which amplitude of motion is maintained by exerting an external force, इसको हम कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। यानी इसमें अगर हम इस पेंडुलम पे कंटिन्यूसली इसको पुश करते रहेंगे, जैसे हम आम लाइफ में करते हैं, तो आप देखेंगे कि इसका एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट होता है। इस तरीके से आज हम एक और इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करेंगे, इसको कहते हैं रेजोनेंस। व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस क्या होता है? तो हम कहते हैं रेजोनेंस एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा फेनोमेना होता है जिसमें एक्सटर्नल फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाती है। मतलब कहने का ये है, देखें, ये समझें एक मेटालिक रॉड है और इस मेटालिक रॉड पे ये बहुत सारे पेंडुलम लगे हुए हैं, ठीक है, ये पेंडुलम लगे हुए हैं बहुत सारे। ये एक मेटालिक रॉड है या मेटल है कोई, ऐसे समझिए मेटल है, और ये पेंडुलम है। इस पेंडुलम का नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, इसका नाम D है। अगर आप इस पेंडुलम में वाइब्रेशन करवाएंगे, इस पेंडुलम की वाइब्रेशन से आप देखेंगे ये वाला पेंडुलम भी वाइब्रेशन करेगा, ये वाला भी करेगा, ये वाला भी करेगा, पर ये जो पेंडुलम होगा, इस पेंडुलम का एम्पलीट्यूड जो होगा सबसे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि इन दोनों की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो सेम है। क्योंकि सिंपल पेंडुलम की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंड करती है लेंथ पे। अगर दोनों की लेंथ सेम है तो इसका मतलब है दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम है। तो जब हमने इसमें अपना वाइब्रेशन करवाई तो मेटालिक ट्यूब की मदद से, मेटालिक रॉड की मदद से ये वाइब्रेशन इसको भी मिल गई, इसको भी मिल गई, इसको भी मिल गई, पर ये जो हैं ये भी वाइब्रेशन करेंगे पर इनका एम्पलीट्यूड इतना नहीं होगा, ये सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेशन करेगा। वो इसलिए करेगा क्योंकि इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो इसके साथ मैच हो गई है। तो हम कहेंगे इसमें रेजोनेंस हुआ है। तो रेजोनेंस क्या है? द प्रोसेस इन विच द फ्रीक्वेंसी of external force, the process in which the frequency of external force matches with the natural frequency of system। ठीक है, तो अब हम इस रेजोनेंस के आपको एग्जांपल्स भी बताएंगे। हमारे पास दो रेजोनेंस होती हैं, एक रेजोनेंस को कहते हैं मैकेनिकल रेजोनेंस, मैकेनिकल रेजोनेंस, और दूसरी हमारे पास रेजोनेंस होती है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। इन दोनों को हम समझने की कोशिश करेंगे। मैकेनिकल रेजोनेंस क्या है? ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ये बेसिकली मैकेनिकल रेजोनेंस है। या जैसे आपने सुना होगा कि अगर कोई सिंगर सिंगिंग करता है तो उस रूम में जो गिलास पड़ा होता है वो गिलास टूट जाता है। तो ऐसे भी होता है, कोई सिंगर अगर सिंगिंग करेगा तो गिलास टूट सकता है। वो इसलिए टूटेगा क्योंकि सिंगर जो सिंगिंग कर रहा है उसके पास उस साउंड की एक फ्रीक्वेंसी होती है। अगर वो फ्रीक्वेंसी गिलास के मॉलिक्यूल्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाएगी तो गिलास के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और इस वजह से गिलास टूट जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रेकिंग ऑफ गिलास, ब्रेकिंग ऑफ गिलास व्हेन अ सिंगर sings
इस तरीके से मैकेनिकल रेजोनेंस का एक दूसरा भी एग्जांपल है, जैसे अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक में सारी बिल्डिंग्स नहीं गिरती, कुछ मखसूस बिल्डिंग्स गिरती हैं, तो हम कहेंगे अर्थक्वेक भी एक किस्म की वेव है। अगर उस अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी बिल्डिंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाएगी तो बिल्डिंग्स गिर सकती हैं और उसको कहते हैं मैकेनिकल रेजोनेंस। इस तरीके से ये एक सिस्टम हुआ था कि ये जो आर्मी वाले होते हैं, आर्मी वाले लॉन्ग मार्च करते हैं, यानी मार्च करते हैं, तो ये जब मार्च करते हैं तो इनको मना किया गया है कि आप जो हैं ब्रिजेस पे मार्च ना करें, क्योंकि ब्रिजेस की एक फ्रीक्वेंसी होती है और इनके मार्च की भी एक फ्रीक्वेंसी होगी। अगर इनके मार्च की फ्रीक्वेंसी ब्रिज की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाएगी तो ब्रिज टूट जाएगी। और ये हुआ था, ब्रिटिश के बहुत सारे लोग जो आर्मी के थे वो एक रिवर में गिर गए थे, वो इस वजह से क्योंकि वो ब्रिज पे मार्च कर रहे थे और उनके मार्च की जो फ्रीक्वेंसी थी वो ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मिल गई, ब्रिज टूट गई। तो आप समझ सकते हैं आगे क्या हुआ होगा। ठीक है, इस तरीके से ये मैकेनिकल रेजोनेंस है। अब मैकेनिकल रेजोनेंस के बाद अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। आपके सिलेबस में नहीं है, पर अब होता क्या है कि हमारे पास रेडियो सेट होता है। रेडियो सेट में हम फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, हर चैनल की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे अगर हमें FM 100 सुनना है तो हम क्या करते हैं, अपने रेडियो सेट से 100 को सेट करते हैं। तो जब हमने हमारी रेडियो स्टेशन की हमारे पास जो रेडियो सेट है उसकी फ्रीक्वेंसी हमने 100 रखी है और एक रेडियो स्टेशन भी होगी जो टेलीकास्ट करती होगी 100 पे या जो ब्रॉडकास्टिंग करती होगी 100 पे। तो इन दोनों की जब फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी तो हमारे लाउड स्पीकर, मोबाइल का जो लाउड स्पीकर होगा उसमें वाइब्रेशंस आ जाएंगी। तो हम कहेंगे ट्यूनिंग ऑफ रेडियो स्टेशंस। ट्यूनिंग ऑफ radio stations is the example of electrical resonance। तो ये आप नोट कर लें। इस तरीके से हमारा जो ऑसिलेशन का जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट फेज डिस्कस करेंगे और वो है वेव पोर्शन। तो आप ये नोट करें तो फिर वेव मोशन शुरू करते हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे वेव पल्स, यानी अब हम वेव मोशन के तरफ जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आज के लेक्चर का, बेसिक लेक्चर है। व्हाट इज़ वेव पल्स? तो वेव पल्स क्या है? तो हम कहते हैं सिंगल आइसोलेटेड डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम इज कॉल्ड वेव पल्स। यानी जब हम किसी भी मीडियम में थोड़ी डिस्टर्बेंस करेंगे तो वहाँ से एक वेव पल्स जनरेट होंगी। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास दरिया में, अगर दरिया का एग्जाम्पल ले लें तो हमारे पास उसमें पानी है, ठीक है। अगर हम उस दरिया में छोटा सा स्टोन डालेंगे तो आप देखेंगे वहाँ से एक किस्म की डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट होगी और इस डिस्टर्बेंस प्रोपोगेशन को हम कहते हैं वेव पल्स। या आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, ये हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है और इसके साथ एक स्प्रिंग अटैच है और इसका दूसरा एंड हमारे हाथ में है, ठीक है। ये हमारा हाथ है, केयरफुली देखें ये। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा जर्क लगा रहे हैं। जब हम इसको थोड़ा सा जर्क लगाएंगे, जर्क मतलब अब हमने क्या किया है, थोड़ा सा तसव्वुर करें कि हमने इसको थोड़ा सा जर्क दिया। जब हम जर्क देंगे तो एक किस्म का ये हम्प बन जाएगा। अब इसमें हमने थोड़ा सा जर्क लगाया है और जर्क की वजह से एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई। अब ये डिस्टर्बेंस आगे ट्रेवल करती जाएगी। अगर हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो ये डिस्टर्बेंस यहाँ होगी, थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो ये डिस्टर्बेंस कुछ इस जगह पे होगी और थोड़ी देर के बाद और देखेंगे तो ये डिस्टर्बेंस कुछ इस तरीके से होगी। तो ये जो डिस्टर्बेंस हमने किसी भी मीडियम में की है, एक सिंगल हमने जर्क दिया, उसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई और ये डिस्टर्बेंस आगे ट्रेवल कर रही है। इसको हम कहते हैं वेव पल्स। सो व्हाट इज वेव पल्स? इट इज अ सिंगल
disturbance, it is a single disturbance created in a medium। ठीक है, अब एक बात समझे, ये जो वेव पल्स आया है हमारा, ये जो वेव पल्स होगा, ये वेव पल्स जो है ये बेसिकली दो बातों पे डिपेंड करेगा। अगर हम इस वेव पल्स को लोकेट करेंगे या हम इस वेव पल्स की स्टडी करना चाहते हैं तो ये वेव पल्स जो होगा वो दो चीज़ों का फंक्शन होगा। इसलिए हम कहेंगे इट इज़ द फंक्शन ऑफ टू पैरामीटर्स। इसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू f(x) ऑफ t। वेव पल्स जो होता है या वेव मोशन जो होता है वो बेसिकली दो चीज़ों का फंक्शन होता है, एक x का फंक्शन होता है, एक t का फंक्शन होता है। इसको हम कैसे समझेंगे, इसको आप इस तरीके से समझेंगे। सपोज करें अगर हम कंटिन्यूअसली इस स्ट्रिंग को ऑसिलेशंस कर रहे हैं तो फिर इस तरीके से एक वेव जनरेट होगी। अगर हम एक बार इसको अप एंड डाउन मूव करेंगे एक बार तो ये वेव पल्स होगा, पर अगर हम कंटिन्यूअसली रिपीटेडली अगर हम इस क्या कहते हैं अपना स्ट्रिंग को स्ट्रिंग पे जर्क लगाते जाएंगे तो एक किस्म की वेव जनरेट होगी और हम इसको कहेंगे वेव मोशन। तो वेव मोशन क्या है, बेसिकली इट इज़ द रिपीटेड डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन द मीडियम। जब हम रिपीटेड डिस्टर्बेंस किसी भी मीडियम में जनरेट करेंगे तो एक किस्म का वेव मोशन होगा। और वेव मोशन जो है वो बेसिकली दो चीज़ों का फंक्शन होगा, एक फंक्शन x है, दूसरा फंक्शन t। अब इसको समझ लेते हैं। देखें ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारा एम्पलीट्यूड 0 है। एम्पलीट्यूड कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो एम्पलीट्यूड है, वेव मोशन का जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम है। तो ये जो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है ये बेसिकली दो चीज़ों का फंक्शन है। एक तो फंक्शन है x का और दूसरा फंक्शन है t का। x मतलब ये यहाँ से कितनी दूरी पे है। सपोज अगर ये यहाँ से 2 मीटर की दूरी पे है तो इसका मतलब है वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो 2 मीटर की दूरी पे है। ये हो गया x। पर इसी के साथ आपको पता है ये वेव रुकी हुई नहीं है, ये वेव चल रही है। जब ये वेव चल रही है तो इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर जो एम्पलीट्यूड होगा या जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो वेरी करेगा। वो किसकी मदद से वेरी करेगा, वो टाइम की मदद से वेरी करेगा। कभी ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, कभी ये पार्टिकल नीचे जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब भी हम वेव का डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड या कुछ भी देखना चाहते हैं उसके लिए हमें दो पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे। एक हमें x देखना पड़ेगा और उस x पे भी हमारा एम्पलीट्यूड जो है, वेव मोशन का जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी होता जाएगा। और वो किस हिसाब से वेरी होगा, वो t के हिसाब से वेरी होगा। इसलिए हम कहेंगे कि वेव मोशन इज द फंक्शन ऑफ टू पैरामीटर्स, वन इज द x, अदर इज द t। अब एक बात समझें, अगर आप y इज इक्वल टू एफ ऑफ x देखेंगे और y इज इक्वल टू एफ ऑफ t देखेंगे तो एक बात समझ लें। अगर आप सपोज करें किसी वेव का शेप देखना चाहते हैं, जब आप वेव का शेप देखना चाहेंगे ना तो आप क्या करेंगे, किसी भी इंस्टेंट पे, सपोज करो ये स्ट्रिंग ऑसिलेशंस कर रही हैं और यहाँ पे एक फोटोग्राफर जो है वो बैठा हुआ है, उसने किसी एक इंस्टेंट पे फोटो ले लिया। जब हम किसी चीज़ का फोटो लेते हैं इसका मतलब है हम टाइम को फिक्स कर देते हैं। 10 साल पहले जो हमने तस्वीर ली होगी आज भी वो तस्वीर वही होगी। इसका मतलब है तस्वीर जब हम लेते हैं तो हम बेसिकली टाइम को फ्रीज कर देते हैं। अगर हम टाइम को फ्रीज करेंगे यानी अगर हम t को निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा f ऑफ x। f ऑफ x ये हमें वेव का शेप देगा, शेप ऑफ वेव, ठीक है, शेप ऑफ वेव मिलेगा। इसी तरीके से जब हम किसी भी वेव को लोकेट करना चाहते हैं, सपोज हम देखना चाहते हैं कि हमारी वेव पल्स कहाँ पर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए फिर हम x को
फ्रीज कर देंगे। एक्स को फ्रीज मतलब हम हमेशा इसी पॉइंट पे देखेंगे। जब हम इस गिवन पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ हमारी नज़र इस पॉइंट P पर होगी तो हमें लोकेशन का पता चलेगा। मतलब हम पता लगा सकते हैं कि भाई अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 है, यहाँ पे अब एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है, यहाँ पे अब एम्पलीट्यूड नेगेटिव है। तो इसको हम कहते हैं लोकेशन ऑफ वेव। ठीक है, तो एक बात याद रख लें, अगर आप वेव मोशन को समझना चाहते हैं, वेव मोशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इट इज द रिपीटेड डिस्टर्बेंस इन एनी मीडियम। ठीक है, तो जब हम रिपीटेड डिस्टर्बेंस करेंगे तो ये वेव मोशन बनेगा। तो आई होप कि आपको वेव पल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, उसके बाद आपको वेव मोशन का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे वेव। व्हाट इज वेव? वेव क्या होती है? तो बेसिकली हम कहते हैं वेव इज द कैरियर ऑफ एनर्जी विदाउट कैरियर ऑफ, ठीक है, मैटर। यानी हम कहते हैं इट इज द कैरियर ऑफ एनर्जी विदाउट कैरियर ऑफ मैटर या, ठीक है, पार्टिकल्स। देखें, अगर हमने किसी भी मीडियम में रेगुलर पीरियोडिक डिस्टर्बेंस करते हैं तो पीरियोडिक डिस्टर्बेंस करने से क्या होता है? वेव जनरेट होती है। जब वेव जनरेट होगी तो वेव बेसिकली क्या करेगी? वेव बेसिकली एनर्जी कैरी करेगी, एक जगह से दूसरी जगह तक एनर्जी को कैरी करेगी। और जब वो एनर्जी कैरी करेगी तो उसमें मैटर कैरी नहीं होगा। अब देखें, आपने सपोज करें आपने किसी भी पांड में एक स्टोन आपने ड्रॉप किया। जब आप स्टोन ड्रॉप करेंगे तो आप देखेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल्स, सपोज ये एक किस्म का पांड था और ये आपका वाटर लेयर्स हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट की, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब आप यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, जब आप इस मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करेंगे तो ये मॉलिक्यूल अपनी मीन पोजीशन पे ऐसे ऑस्युलेशन करेगा और इस पार्टिकल की ऑस्युलेशन की वजह से ये पार्टिकल भी ऑस्युलेशन करेगा और इस पार्टिकल की ऑस्युलेशन की वजह से ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल। तो अब आप देखेंगे इस पार्टिकल की ऑस्युलेशन करने से ये वाला पार्टिकल ऑस्युलेशन करेगा, यानी पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3, 4, 5, 6। तो आपने डिस्टर्ब किया एक पार्टिकल को, एक पार्टिकल की डिस्टर्बेंस की वजह से ये आपकी डिस्टर्बेंस आगे प्रोपोगेट हो रही है। फिर 2 को मिली, 3 को मिली, 4 को मिली, 5 को, 6 को। इस तरह से आपकी एनर्जी P से Q तक शिफ्ट हो गई। पर एक बात का ख्याल रखिएगा, ये पार्टिकल जो P पे था वो पार्टिकल Q पे नहीं आएगा, यानी पार्टिकल वहीं के वहीं होंगे। सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह कौन जा रहा है? एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी जा रही है। तो हम इस फेनोमेना को, ये जो हम सारा सीन देख रहे हैं, इसको कहते हैं वेव। व्हाट इज वेव? इट इज द कैरियर ऑफ एनर्जी विदाउट कैरियर ऑफ मैटर। अब याद रखिएगा, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ वेव मोशन, अगर किसी भी सिस्टम में आप वेव मोशन क्रिएट करना चाहते हैं, इट मस्ट हैव इलास्टिसिटी एंड इनर्शियल प्रॉपर्टी। उसके पास इलास्टिसिटी भी हो, इनर्शियल प्रॉपर्टी भी हो। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, वेव मोशन जो होता है ना, उस वेव मोशन में मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। यानी हम कहेंगे इन वेव द पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम आर परफॉर्मिंग ऑस्युलेटरी मोशन। ठीक है, ऑस्युलेटरी मोशन नहीं कहें बल्कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कहें। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं, ये समझें ऑस्युलेटर्स हैं। ऐसे एक सिंपल एग्जांपल मैं दे देता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर दिया था, ये सिंपल हार्मोनिक, ये सिंपल पेंडुलम 1, 2, 3, 4 और 5। अगर आप इसमें ऑस्युलेशंस करेंगे,
इसको अगर आपने डिस्टर्ब किया, ये अपनी मीन पोजीशन पे ऑसिलेशन करेगा, फिर ये ऑसिलेशन करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा। इस तरीके से आपने एक में ऑसिलेशन की, उसके वजह से ऑसिलेशन आपकी आगे प्रोपोगेट हो रही है। पर अगर आप ये अगर किसी सिस्टम के पार्टिकल्स हैं, तो अगर आप इनको देखेंगे तो ये अपनी मीन पोजीशन पे ऑसिलेशन करेंगे। जैसे वाटर वेव्स हैं, अगर आप ऊपर वाले पार्टिकल्स को देखें तो हर पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, पर उसके साथ मीनवाइल क्या हमें मिलेगा, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगी। तो याद रखिएगा, वेव में जो पार्टिकल होते हैं सिस्टम के, वो ऑसिलेटरी मोशन जो है वो अपना परफॉर्म करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे वेव की टाइप्स, ठीक है। तो वेव के टाइप्स क्या होते हैं? तो टाइप्स ऑफ वेव। अब वेव के टाइप्स तो बहुत सारे हैं, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रैवलिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव, ठीक है। व्हाट इज ट्रैवलिंग वेव? तो हम कहते हैं अ वेव विच कैरीज द एनर्जी, अ वेव विच कैरीज द एनर्जी अवे फ्रॉम द सोर्स। यानी सपोज करें हमने यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट की, जब हम यहाँ पे डिस्टर्बेंस करेंगे तो एनर्जी ऐसे आगे प्रोपोगेट होगी। तो हम कहेंगे ट्रैवलिंग वेव को दूसरा नाम प्रोग्रेसिव वेव भी दिया जाता है। प्रोग्रेसिव वेव। व्हाट इज ट्रैवलिंग वेव? अ वेव विच कैरीज या अ वेव विच प्रोपोगेट एनर्जी अवे फ्रॉम द source. A wave which propagate energy away from the source is called the traveling wave. Traveling wave कौन कौन सी है? जैसे साउंड वेव है, हम जब एक जगह से, अगर सपोज करें मैं सोर्स हूँ, जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरा जो साउंड है वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में मुझसे दूर जा रहा है, तो हम कहेंगे ये ट्रैवलिंग वेव है। जैसे लाइट है, सन से जो लाइट निकल रही है वो वेव के फॉर्म में निकल रही है और वो लाइट ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जा रही है, तो हम कहेंगे वो ट्रैवलिंग वेव है। ट्रैवलिंग वेव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रैवलिंग वेव की अगर आप वेव फॉर्म देखेंगे तो ये ट्रैवलिंग वेव का वेव फॉर्म होता है, ठीक है। ट्रैवलिंग वेव जब भी आप देखेंगे तो कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ पे एम्पलीट्यूड आपको मिलेगा, ठीक है, पॉजिटिव, और कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ पे आपको एम्पलीट्यूड मिलेगा नेगेटिव। जिस जगह पे आपको पॉजिटिव एम्पलीट्यूड मिलेगा और जिस जगह पे आपको नेगेटिव एम्पलीट्यूड मिलेगा, इसके नाम होंगे। एक हम रखेंगे नाम इसका क्रेस्ट, ठीक है। व्हाट इज क्रेस्ट? तो हम कहेंगे क्रेस्ट इज द पॉइंट अबव द मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन है और ये मीन पोजीशन से अबव एक पॉइंट है, और यहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड जो होगा वो अपना पॉजिटिव होगा या मैक्सिमम होगा। तो हम कहेंगे द पॉइंट where the point above the mean position, the point above the mean position where amplitude या where displacement is maximum, displacement is maximum, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो। इस तरीके से हमारे पास होता है ट्रफ। व्हाट इज ट्रफ? तो हम कहते हैं द पॉइंट बिलो द मीन पोजीशन, द पॉइंट बिलो द मीन पोजीशन वेयर डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। दोनों जगह पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, पर क्रस्ट जो बनेगा वो मीन पॉइंट से अबव बनेगा और ट्रफ जो बनेगा वो मीन पॉइंट से बिलो बनेगा। अच्छा, अब जो ट्रैवलिंग वेव होगी, उस ट्रैवलिंग वेव की अपनी एक इक्वेशन होती है। देखें, अगर आप इस पूरी वेव को देखें, इसका मतलब है आपकी वेव जो है वो रिपीट हो रही है, वेव का शेप जो है वो रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है कि हम इस वेव को ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे देखें ये पॉइंट जो है
AC पॉइंट बिल्कुल आपको फिर थोड़ी देर के बाद मिलेगी और AC पॉइंट आपको थोड़ी देर के बाद मिलेगी। अगर सपोज करो ये आपकी पॉइंट P है, ये पॉइंट आपकी Q है, ये पॉइंट आपकी R है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि हमारी जो वेव है, वेव का जो शेप है वो रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई लैम्डा इंटू एक्स। अब देखें x जो है वो डिस्टेंस है जहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट 0 था, ये इसको ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं y को, यानी x इज द पॉइंट वेयर y इज 0, ठीक है। अब आपका x वो पॉइंट है जहां पर y 0 है, या y आपका मैक्सिमम भी हो सकता है। अब एक बात समझें, ये जो x है, अब ये जो आपका y होगा, ये जो आपका y है, ये अभी अगर ये y आपका a है तो फिर सेम आपका जो y है वो दोबारा a हो सकता है। ये दोबारा a तब होगा जब आपका x ये इतना, जब आपका x हो, और इस x को कहते हैं लैम्डा, यानी जब ये x लैम्डा के बराबर होगा, अगर इन दो पॉइंट्स के बीच में, पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच में अगर फासला लैम्डा है, तो जितना एम्पलीट्यूड पॉइंट P पर होगा उतना एम्पलीट्यूड पॉइंट Q पर होगा। इस तरीके से अगर पॉइंट Q और पॉइंट R पर अगर ये फासला वेवलेंथ जितना है, लैम्डा जितना है, तो हम कहेंगे पॉइंट Q पर जितना एम्पलीट्यूड होगा उतना ही एम्पलीट्यूड, उतना ही डिस्प्लेसमेंट पॉइंट R पर होगा। तो इसीलिए अब देखें, अगर यहाँ पे मैं इसको ये जो हमारे पास लैम्डा है, अगर इस लैम्डा को, आप समझें थोड़ी बात, अगर मैं इस लैम्डा, ये जो x है, अगर ये x मेरा लैम्डा के बराबर हो जाएगा तो आप देखेंगे लैम्डा लैम्डा से कैंसिल हो जाएगा। और अगर ये एक पॉइंट में तस्वर कर रहा हूँ कि सपोज ये एक पॉइंट है, अगर यहाँ पे मैं ये पॉइंट तस्वर कर रहा हूँ और इस तरीके से ये पॉइंट तस्वर कर रहा हूँ, तो इस हिसाब से फिर मेरी रिपीटेशन होगी। पर ये जो x है, ये x जो है, इस x पे भी हम कहते हैं कि हमारी वेरिएशंस आती हैं। अगर आप देखेंगे, अगर इस x पे अभी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे ये वाला पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा, फिर थोड़ी देर के बाद देखेंगे ये वाला पार्टिकल नीचे जाएगा, और फिर ये वाला पार्टिकल ऊपर जाएगा, फिर ये वाला पार्टिकल ऊपर जाएगा। यानी इस x में भी वेरिएशंस आएंगी, और इस x में वेरिएशन टाइम के हिसाब से भी आएंगी। कैसे आएंगी? देखें, अगर आपने यहाँ पे देखा, जब आप t इज इक्वल टू 1/4t देखेंगे, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा। जब आप t इज इक्वल टू 1/2 देखेंगे तो ये वाला पार्टिकल नीचे आ जाएगा। जब आप t इज इक्वल टू 3/4t देखेंगे, ये वाला पार्टिकल ऊपर हो जाएगा। जब आप t इज इक्वल टू कैपिटल T देखेंगे, ये वाला पार्टिकल वापस लैम्डा पे, ये वाला पार्टिकल वापस आपका लैम्डा पे, यानी यहाँ पे आ जाएगा। तो इसीलिए हम इस x में भी वेरिएशन लिख सकते हैं, और इस x की वेरिएशन हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इस x में जो वेरिएशन आएंगी, x जो हमारा प्रीवियस x था वो x है अभी, पर ये x हमारा दोबारा ये x कैसे होगा, तो हम कहेंगे ये तब होगा जब हमारा t और ये कैपिटल T है, ठीक है। ये हमारा t है और ये कैपिटल T है, जब ये लैम्डा के बराबर हो जाएंगे। यानी अगर ये छोटा t कैपिटल T के बराबर हो जाएगा तो हमारा x वापस जो है वो रिपीट हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a साइन, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 पाई लैम्डा इंटू x, और लैम्डा लैम्डा से कैंसिल हो जाएगा 2 पाई t अपॉन कैपिटल T। तो ये हमारी एक ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन बन गई है। अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, देखें यहाँ पे हम एक कांस्टेंट को रिपीट कर सकते हैं। ये जो 2 पाई अपॉन लैम्डा है, हम इसको एंगुलर वेव नंबर कहते हैं, तो हम इसको k से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और 2 पाई अपॉन t इसको हम ओमेगा भी कहते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। सो दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव।
ये ट्रेवलिंग वेव है और ये ट्रेवलिंग वेव राइट साइड पे जा रही है। अगर कोई ट्रेवलिंग वेव लेफ्ट साइड पे जाएगी तो हम उसके लिए लिखेंगे kx प्लस ओमेगा टी। ये ट्रेवलिंग वेव है। अब हम इन पैरामीटर्स को समझेंगे। जैसे हमारे पास एक पैरामीटर है k, इस k को कहते हैं एंगुलर वेव नंबर। एंगुलर वेव नंबर भी कहते हैं या इसको प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, और ये होगा k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा। इस तरीके से हमारे पास एक और टर्म है जिसको कहते हैं वेवलेंथ। व्हाट इज वेवलेंथ? तो हम कहते हैं इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crests or two consecutive trough। यानी दो कंज्यूकेटिव क्रेस्ट के बीच में या दो कंज्यूकेटिव ट्रफ के बीच में जो फासला होता है हम उसको वेव लेंथ कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से अब एक बात आप और समझें, जो दो पार्टिकल जो क्रेस्ट पे होंगे हम कहेंगे ये फेज में हैं, और एक पार्टिकल जो क्रेस्ट पे होगा और दूसरा पार्टिकल जो ट्रफ में होगा हम कहेंगे ये आउट ऑफ फेज हैं। यानी इफ टू पार्टिकल्स आर एट crests then these are said to be in phase। और आउट ऑफ फेज कौन से पार्टिकल होंगे? तो आउट ऑफ फेज के लिए हम लिखेंगे इफ टू पार्टिकल्स, इफ, या ऐसे लिख सकते हैं द पार्टिकल एट क्रेस्ट एंड पार्टिकल एट ट्रफ आर सेड टू बी आउट ऑफ फेज। ठीक है, अब आप कहेंगे कि फेज क्या होता है? तो फेज जो होता है, फेज के लिए लिख लें टू पार्टिकल्स आर सेड टू बी in phase if these have same position and same direction of motion। ये डेफिनेशन फेज के लिए। अब देखें, जो पार्टिकल क्रस्ट पे है ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल बिल्कुल फेज में है। इनकी पोजीशन देखें तो इस पार्टिकल की पोजीशन क्या है? इस पार्टिकल की पोजीशन है y इज इक्वल टू a, यानी ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है। इस तरीके से ये वाला पार्टिकल भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है। अब ये पार्टिकल कहाँ जाएगा? ये पार्टिकल डाउनवर्ड जाएगा, और ये पार्टिकल कहाँ जाएगा? ये पार्टिकल भी डाउनवर्ड जाएगा। तो हम कहेंगे ये दोनों पार्टिकल जो हैं वो फेज में हैं। आउट ऑफ फेज क्या होता है? अब देखें, सपोज अगर आप इस पार्टिकल, अच्छा आप ये वाले पार्टिकल देख लें, ये वाले दो पार्टिकल, ये वाले दो पार्टिकल हैं, इन दो पार्टिकल्स की पोजीशन सेम है, पर हम ये नहीं कह सकते कि ये फेज में है, क्योंकि ये पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल ऊपर जाएगा और ये वाला पार्टिकल नीचे जाएगा। तो हम कहेंगे दीज टू पार्टिकल्स आर नॉट इन फेज, ये दोनों पार्टिकल फेज में नहीं है। तो आप इसको नोट कर लें, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस कर रहे हैं, ट्रैवलिंग वेव ही हमारा टॉपिक है। अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव क्या हैं? तो वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे वेव का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पीड, स्पीड ऑफ वेव। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव? तो हम कहते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकंड। आपको पता है ट्रेवलिंग वेव वो है जो सोर्स से आगे ट्रेवल कर रही है, ये वेव आगे ट्रेवल करेगी। तो हम कहेंगे 1 सेकंड में इस वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसको कहते हैं स्पीड ऑफ वेव। सो द डिस्टेंस
traveled by a wave in 1 second is called speed। और वेव की जो स्पीड होगी, ये याद रखिएगा, इट डिपेंड्स ओनली अपॉन मीडियम। अगर वेव अपना मीडियम चेंज करेगी ना, तो वेव जब मीडियम चेंज करेगी तो उस वेव की स्पीड भी चेंज हो जाएगी। जैसे आपको पता है लाइट जो है उसकी स्पीड वैक्यूम में अलग होती है, वाटर में अलग होती है, किसी और चीज़ में अलग होगी। तो वेव जब अपना मीडियम चेंज करेगी तो उसकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी। दूसरा कैरेक्टर है वेव का, जिसको हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, वेव लेंथ। तो वेव लेंथ मैंने बताया था, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंज्यूकेटिव, आप कह लें क्रस्ट या कंज्यूकेटिव ट्रफ, ठीक है। सो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंज्यूकेटिव क्रेस्ट्स और कंज्यूकेटिव ट्रफ्स। अगर मैं आपसे कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर वेवलेंथ जो है वो डिस्टेंस बिटवीन टू कंज्यूकेटिव क्रस्ट है, तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ, ये एक क्रस्ट है, ये एक ट्रफ है, इन दोनों के बीच में क्या फासला होगा? तो डेफिनेटली ये हाफ ऑफ दी वेवलेंथ होगा। Distance between two consecutive crust and trough is half of wavelength. Distance between two consecutive crusts lambda. Distance between two consecutive trough is also lambda. Distance between two consecutive crust and trough, तो फिर वो half of the wavelength होगा। यानी एक क्रस्ट है, दूसरा ट्रफ है, उनके बीच में फासला कितना है? तो लैम्डा है। अच्छा, ये जो वेवलेंथ होती है, it depends upon the source and medium। ये सोर्स पे भी डिपेंड करेगा, मीडियम पे भी डिपेंड करेगा। अगर आप सोर्स चेंज करेंगे तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, अगर आप मीडियम चेंज करेंगे तो भी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। ये दोनों चीज़ों पे डिपेंड करेगी। तीसरा फैक्टर है फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? देखें, ये एक पॉइंट है मीडियम पे, और आप देख रहे हैं इस पॉइंट पे ये पॉइंट है, और आपने देखा इस पॉइंट पे आप देख रहे हो, और आप एनालिसिस कर रहे हो कि कितनी वेव्स यहाँ से गुजर रही हैं, एक सेकंड में कितनी वेव्स यहाँ से गुजर रही हैं, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। सो द नंबर ऑफ वेव्स क्रॉसिंग एट अ पॉइंट in 1 second is called frequency। और फ्रीक्वेंसी जो वेव की होती है वो डिपेंड करती है सोर्स पे। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन सोर्स, ठीक है। मीडियम पे ये डिपेंड नहीं करती। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन भी है। रिलेशन क्या है? V is equal to lambda f. This is the relationship between frequency, wavelength and speed। और अगर आप फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल जानते हैं तो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल टाइम पीरियड है। तो ये फार्मूला हम न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करेंगे। अब बहुत ही एक कॉमन सेंस होता है, ठीक है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन ये है, देखें, एक फार्मूला भी आपसे डिस्कस करूँगा। देखें भाई, ये आप तसव्वुर करें, ठीक है, ये तसव्वुर करें ये एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग पे ये वेव बनी हुई है, ठीक है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में जो फासला होता है इसको क्या कहते हैं आप? वेवलेंथ। और इन दो के बीच में फेज कितना होता है? तो आपको पता है ये आइडेंटिकल फेज में होते हैं। आइडेंटिकल याद रखिएगा, जब दो पार्टिकल्स आइडेंटिकल फेज में होते हैं ना, या इन फेज होते हैं ना, तो उसका मतलब है इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जो है, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस या तो ज़ीरो होगा
या तो 2 पाई होगा, या तो 4 पाई होगा, या तो 6 पाई होगा, या n पाई होगा, वेयर n इज द इवन नंबर। अगर दो पार्टिकल के बीच में फेज डिफरेंस अगर 2 पाई का होगा, 4 पाई का होगा, 6 पाई का होगा या n पाई का होगा, जब n इवन नंबर हो तो हम कहते हैं ये दोनों पार्टिकल इन फेज हैं। किस में है ये? इन फेज। ठीक है। और जब दो पार्टिकल्स के बीच में फेज डिफरेंस, दो पार्टिकल के बीच में फेज डिफरेंस पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो, 7 पाई हो या n पाई हो और n यहाँ पे 8 नंबर हो तो हम कहेंगे ये आउट ऑफ फेज हैं। जैसे ये पार्टिकल और ये जो पार्टिकल क्रेस्ट पे होगा, जो पार्टिकल ट्रफ पे होगा, ये दोनों पार्टिकल आउट ऑफ फेज हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस या तो पाई होगा या तो 3 पाई होगा या तो अगर आप ये देखें ये वाला और आप इसी तरीके से ये वाला देखें, ये पार्टिकल भी और ये पार्टिकल भी आउट ऑफ फेज होंगे। क्यों भाई? क्योंकि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 3 पाई होगा। बात मेरी समझ में आ रही है? अब एक सिंपल सा, तो ये क्या होंगे? आउट ऑफ फेज होंगे। ये बात इस स्टेज पे क्लियर होनी चाहिए। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये दोनों पार्टिकल फेज में हैं या आउट ऑफ फेज में हैं? देखें, अगर मैं कहता हूँ इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है वो लैम्डा है तो आप कहेंगे ये दोनों पार्टिकल इन फेज हैं। अगर मैं कहता हूँ इस पार्टिकल में और आगे एक और पार्टिकल है ये वाला, इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2 लैम्डा है तो भी आप कहेंगे ये दोनों के दोनों जो हैं इन फेज में हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि 2 पाई का मतलब होता है लैम्डा, ठीक है, और 4 पाई का मतलब होगा 2 लैम्डा, 6 पाई का मतलब होगा 3 लैम्डा और इसका मतलब होगा 4 लैम्डा। इस तरीके से पाई का मतलब होगा, जैसे आपको पता है क्रस्ट और ट्रफ के बीच में कितना फासला होता है? लैम्डा अपॉन 2, और ये होगा 3 लैम्डा बाई 2, ये होगा 5 लैम्डा बाई 2, क्योंकि पाई का मतलब है लैम्डा अपॉन 2, पाई का मतलब है लैम्डा अपॉन 2। ये बात याद रखिएगा, पाई मीन्स लैम्डा बाई 2। देखें ना, अगर आपने यहाँ पे पाई की जगह पे अगर आपने लिखा लैम्डा बाई 2 तो आप देखें आपका लैम्डा बन गया। यानी अगर फेज डिफरेंस 2 पाई है तो उनका जो डिस्टेंस होगा दो पार्टिकल्स के बीच में वो लैम्डा होगा। इसी तरीके से हम एक जनरल फार्मूला लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं डिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं फेज डिफरेंस। तो अगर हमें फेज डिफरेंस दिया जाए तो उस फेज डिफरेंस से हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा के साथ और इसको डिवाइड करेंगे 2 पाई के साथ। तो यहाँ से जब हमें क्या कहते हैं, जब हमें फेज डिफरेंस दिया जाएगा तो हम उन दो पार्टिकल्स के बीच में फासला फाइंड कर लेंगे। ये फार्मूला बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं कहता हूँ दो पार्टिकल्स के बीच में फेज डिफरेंस 2 पाई है तो बताओ उन पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? तो आप देखेंगे लैम्डा आएगा। कैसे? आप देखें, फाई की जगह पे आप क्या लिखेंगे? 2 पाई, और लैम्डा लैम्डा ही रहेगा 2 पाई, तो 2 पाई से कैंसिल। तो आप देखें इनके बीच में कितना हुआ। देखें, अगर दो पार्टिकल्स के बीच में फेज डिफरेंस 2 पाई है तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना है? तो उनके बीच में डिस्टेंस है लैम्डा। इस तरीके से अगर देखें, अगर दो पार्टिकल्स के बीच में फेज डिफरेंस है पाई, तो मैंने बताया है जब पाई है तो लैम्डा बाई 2 होगा। कैसे? आप देखें, फाई की जगह पे लिखेंगे पाई और लैम्डा 2 पाई, तो देखें पाई पाई से कैंसिल हो गया। तो ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा। तो आप इसके लिए एक छोटी सी बात लिख लें, और वो छोटी सी बात आप क्या लिखेंगे? आप ये लिखेंगे कि डेल्टा x का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, और फाई का मतलब है फेज डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल्स, और लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ।
तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो अब आप ये नोट कर लें, तो हम इस पे कुछ MCQs कर लेते हैं। अच्छा, अब ये कुछ इतने MCQs मैंने लिखे हैं, देख लें। ट्यूनिंग ऑफ रेडियो स्टेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ, तो मैंने बताया था ये रेजोनेंस का एग्जाम्पल है। उसके बाद क्वेश्चन है, द सिंपल हार्मोनिक मोशन इन विच टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड इज नोन एज, इसमें टोटल एनर्जी कंजर्व होती है उसको फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। द सिंगल आइसोलेटेड डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम इज कॉल्ड, हम उसको वेव पल्स कहते हैं। द वेव मोशन इज द फंक्शन ऑफ, तो वेव जो मोशन है वो दोनों का फंक्शन है। द शेप ऑफ वेव पल्स, अगर आपको शेप चाहिए तो आप टाइम को फ्रीज कर देंगे, यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। द पॉइंट इन ट्रेवलिंग वेव विच इज अबव द मीन पोजिशन वेयर डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, तो हम उसको क्रेस्ट कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंज्यूकेटिव ट्रफ एंड क्रेस्ट, क्रेस्ट और क्रेस्ट की बात होगी तो लेमडा, क्रेस्ट और ट्रफ की बात होगी तो हाफ ऑफ लेमडा। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकंड इज कॉल्ड, तो इसको कहते हैं स्पीड। द स्पीड ऑफ वेव इज डबल्ड, अगर हमने स्पीड को डबल कर दिया तो उसकी फ्रीक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखें, फ्रीक्वेंसी, वेव की फ्रीक्वेंसी और वेव की स्पीड दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगी। अगर आपने स्पीड डबल कर ली है तो स्पीड डबल करने से फ्रीक्वेंसी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका सी ऑप्शन होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि वेव की जो स्पीड होती है वो मीडियम पे डिपेंड करती है और वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सोर्स पे डिपेंड करती है। तो ये जो स्पीड डबल हुई होगी ये मीडियम चेंज करने की वजह से हुई होगी, तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। अब न्यूमेरिकल पे आते हैं। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ वेव इफ इट्स फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज एंड स्पीड इन मीडियम इज 400 मीटर पर सेकंड। वी नो v is equal to lambda into f, then lambda is equal to v upon f। स्पीड हमें दी जा रही है 400, फ्रीक्वेंसी दी जा रही है 100, तो ये होगा 4 मीटर, इसका ऑप्शन ए होगा। इसके साथ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर इन फेज, कौन से पार्टिकल फेज में होंगे, तो जो पार्टिकल क्रेस्ट पे होंगे या दो पार्टिकल ट्रफ पे होंगे वो फेज में होंगे। ये देखें, ये पार्टिकल कहाँ पे है, क्रेस्ट पे, ये पार्टिकल कहाँ पे, क्रेस्ट पे, तो P एंड S फेज में है। ये पार्टिकल ट्रफ पे है, ये पार्टिकल भी ट्रफ पे है, तो ये भी फेज में है, तो इसका ऑप्शन होगा E, यानी P एंड S, X एंड Y। अ ट्रेवलिंग वेव इज एक्सप्रेस एज, ट्रेवलिंग वेव की एक्सप्रेशन दी जा रही है। देन स्पीड, अच्छा आप देखें ये ट्रेवलिंग वेव का जनरल फॉर्म ये था जो आपने पढ़ा था, 2 पाई लेमडा इंटू टी एक्स माइनस 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी, ये फार्मूला था जो थोड़ी देर पहले हमने ड्राइव किया था। अब देखें इसकी जगह ये आ गया है, यानी हम लिखेंगे 2 पाई लेमडा एक्स इज इक्वल टू 100 पाई एक्स, एक्स के साथ कैंसिल, पाई के साथ कैंसिल। अगर हम यहाँ से लेमडा फाइंड करें तो ये होगा 2 डिवाइडेड बाई 100 यानी 0.02 मीटर। इस तरीके से ये वाला कंपेयर करवा के यहाँ पे 1000 पाई टी है, यहाँ पे 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी है, टी से कैंसिल, 2 पाई से कैंसिल, तो t बराबर होगा 2 डिवाइडेड बाय 1000, यानी ये होगा 0.002 सेकेंड्स। अब हमें वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। तो वेवलेंथ हमने फाइंड कर ली है 0.002, तो ये होगा 10 मीटर पर सेकंड, तो ये इसकी स्पीड होगी। उसके बाद क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इन ट्रेवलिंग वेव इज लेमडा बाय 4, देन फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स। तो मैंने बताया था डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय लेमडा डिवाइडेड बाय 2 पाई।
अब आपको ये चाहिए तो ये कैसे मिलेगा, इसकी जगह क्या लिखेंगे, लेमडा बाय 4 2 पाई, लेमडा लेमडा से कैंसिल, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा 2 पाई अपान 4, तो ये 1 अपान 2 पाई होगा, यानी पाई अपान 2। अच्छा, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, देखें अगर आप थोड़े से ट्रिकी हैं ना तो बहुत आसान है। पाई का मतलब होता है 2 पाई, पाई को जब हम फेज में कन्वर्ट, लेमडा को जब हम फेज में कन्वर्ट करेंगे ना 2 पाई होगा डिवाइडेड बाय 4, तो पाई अपान 2 हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आप ये थोड़ा सा नोट करें, तो अब हमारे 2 MCQs रहते हैं, ये मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। अच्छा, आप ये देखें, इन ट्रेवलिंग वेव व्हेन t is equal to 0 द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज प्लस a, यानी एम्पलीट्यूड। फाइंड द टाइम व्हेन its displacement is minus a if the wavelength of wave is 100 meter and its speed is 100 meter per second। सबसे पहले आप वेवलेंथ फाइंड करें, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप इसका टाइम पीरियड फाइंड करें। तो आपको पता है v इज इक्वल टू लेमडा बाई टी है, तो t इज इक्वल टू लेमडा अपान v होगा। तो लेमडा कितना है इसका, तो लेमडा इसका 100 है, वेलोसिटी इसकी 10 है, यानी इसका टाइम पीरियड 10 सेकंड है। अब कॉमन सेंस यूज़ होगा, देखें अगर आप इस वेव को देखें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ देखें, यह पार्टिकल अभी प्लस a पर था जब t इज इक्वल टू 0 था, तो जब ये यहाँ पे आ जाएगा इसका मतलब है इसको आधी साइकिल हुई है, और आधी साइकिल के लिए जो टाइम चाहिए वो 1/2t होता है। तो टाइम पीरियड आपको गिवन है, आप क्या करेंगे, इसका वैल्यू रखेंगे 10, तो 5 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा 5 सेकंड्स, ऑप्शन ही नहीं है, ये ले लें 5 सेकंड्स। उसके बाद क्वेश्चन है, अ कैप्टन ऑब्जर्व्स डेट 100 waves are crossing at a point in 1 second। number of waves crossing at a point in 1 second उसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। if distance between two crest, जो 2 डिस्टेंस होता है crest के बीच में, उसको वेवलेंथ कहते हैं 5 मीटर। फाइंड दी स्पीड, तो v इज इक्वल टू लेमडा इंटू एफ, 100 मल्टीप्लाइड बाई 5, 500 मीटर पर सेकंड, तो इसका ऑप्शन सी होगा। तो हमने बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस भी कर ली MCQs पे, तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम अदर टाइप्स ऑफ वेव डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।